हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉस्टिंग सेमेस्टर 2 का 2019 का पेपर सॉल्व। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, किसी दूसरे दिन पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि एक साथ सारा का सारा पेपर सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग दो पार्ट्स में इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसी तरह चाहते हैं पेपर सॉल्व करूं, मैं इसी तरह हर ईयर का पेपर सॉल्व करूं, कॉस्टिंग का हो, ईडीबीई का हो, बिजनेस कम्युनिकेशन का हो, सारा का सारा सब्जेक्ट अगर चाहते हैं कि इस तरह से पेपर सॉल्विंग लाऊं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक टारगेट है 50 लाइक्स। और यहाँ पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो, तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला हूं ये सब सारे वीडियोस देकर। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि इस वीडियो का, इस पेपर सॉल्विंग का 2019 पेपर सॉल्विंग का पार्ट 2 आएगा कि नहीं। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 1 कंटिन्यू करने जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इसका 2019 का। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, सोल्यूशन मैं इधर ही करवाने वाला हूं, तुम मेरे साथ बैठ के लिखना। ठीक है, ऑलरेडी मैं लिख के आया हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए में आप लोग देख लीजिए, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रुप ए में 20 मार्क्स का आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट, स्टेट हाउ कॉस्ट इज क्लासिफाइड बिहेवियर वाइज एंड एलिमेंट वाइज। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी यहां पे लिखा हूं, देख सकते हैं। कॉस्ट इज ए एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और टू एक्वायर एसेट्स। बस इतना लिख दिया तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल। इसके बाद देखो, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको इलैबोरेट भी करना है। ओके, देख लीजिए यहां पे। सबसे पहले बिहेवियर वाइज में क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल कॉस्ट का 1-2 लाइन आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करने जाए तो यहां पे देखिए डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने चार्ट फॉर्मेट में लिख दिया, तो आप भी ऐसे चार्ट फॉर्मेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इलैबोरेशन करने की दरकार पड़ेगी। एक एक लाइन सबके बारे में लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट का तो आप लोगों को क्वेश्चन बता चुके हैं। और में देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेट द एसेंशियल ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या क्या चाहिए अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए, क्या क्या चाहिए। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि मैं तुमको सारा का सारा सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखा पाऊं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एसेंशियल ऑफ ए गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले क्या रहना चाहिए, इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल रहना चाहिए, एकदम सिंपल रहना चाहिए और पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ रहना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड नॉट बी टेलर मेड प्रैक्टिकल, सिंपल एंड कैपेबल और ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। मतलब बिजनेस का के लिए जो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है वो सब कॉस्ट अकाउंट में रहना चाहिए। इसके बाद एक्यूरेट रहना चाहिए, एक्यूरेट और ऑथेंटिक रहना चाहिए। कॉस्ट हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, ताकि एक्यूरेट और ऑथेंटिक रहना चाहिए। इसके बाद देखिए, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। ऐसे करके आप लोगों को बीकॉम के एग्जाम्स में लिखना है, इस तरह से आप लोगों को बीकॉम के एग्जाम्स में लिखना है। इतना नहीं लिखना है, लेकिन 2-2 लाइन करके तो एटलीस्ट आप लोगों को लिखना है हर पॉइंट्स में, ताकि आप लोगों को मार्क्स मिल सके 5 में से 5। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ जोड़ा हुआ रहना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। इसके बाद देखिए, इसके बाद दिया हुआ फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्टिव। मतलब इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि कभी कोई चेंज आ जाए तो हम लोग क्या करें, हम लोग आसानी से वो चेंज को कर पाए, हम लोग आसानी से वो चेंज को अडेप्ट कर सके, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, वो ट्रस्ट वर्दी सिस्टम हो। जिधर तुम कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो वो ट्रस्ट वर्दी सिस्टम हो, वो वहां पे ट्रस्टली काम तुम कर सको। ठीक है, वहां पे कोई फ्रॉड ना हो। तो ये सारे के सारे एसेंशियल हैं जो कि एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को बनाता है। क्या क्या है, इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक,
यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिव, एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको 2019 में पूछा गया था, आपका भी टर्म में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। यहां पे दिया हुआ है मेंशन द कॉस्ट यूनिट टू बी एप्लीकेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। वीडियो को पूरा देखिए वरना कोई लाभ आपका होगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में कौन से कॉस्ट यूनिट लगते हैं, यहां पे देखिए मैंने इसको भी सॉल्व किया है आपके लिए। मैं कितना मेहनत करता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं ऐसे ऐसे ये टर्म वाइज क्वेश्चन पेपर तुमको सॉल्व करवाता रहूं, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है What do you mean by the sunk cost? Sunk cost क्या होता है? What do you mean by sunk cost? A sunk cost refers to the money that has already been spent and cannot be recovered. Sunk cost क्या होता है? Sunk cost वो पैसा है जिसको ऑलरेडी आपने स्पेंड कर लिया है, जिसको ऑलरेडी आपने स्पेंड कर लिया और वो रिकवर अब नहीं हो सकता है। जैसे कि मशीनरी पे आपने खर्चा कर लिया, इक्विपमेंट पे आपने खर्चा कर लिया ऑलरेडी, एंड द लीज एक्सपेंसेस ऑलरेडी आपने उस पे खर्चा कर लिया है और अब वो रिकवर नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट रेफर्स टू द मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट, खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको रिकवरी तुम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप लोग को मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है आप लोगों को, ताकि आप लोग सब डाउट्स वहां पे सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ये सॉरी 2 का बी कर रहे थे, मेंशन द कॉस्ट यूनिट बी एप्लीकेबल अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। रोड ट्रांसपोर्ट, नर्सिंग होम, शुगर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक जनरेशन, केबल इंडस्ट्री एंड गैस। सब चीज का सॉल्व यहाँ पे हुआ है। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं? टन, किलोमीटर। हम लोग टन देखते हैं, किलोमीटर देखते हैं। ठीक है, किलोमीटर देखते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में किलोमीटर देखते हैं। नर्सिंग होम में पर पेशेंट पर चार्ज देखते हैं। ठीक है, नर्सिंग होम का यूनिट क्या रहेगा? पर पेशेंट। ओके, शुगर इंडस्ट्री का यूनिट क्या रहेगा? पर टन, पर टन। इसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन का यूनिट क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक जनरेशन का यूनिट रहेगा पर किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक जनरेशन का यूनिट रहेगा पर किलोवाट आवर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं KWH। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और भी ईयर के क्वेश्चन करा सकूं। मैं बता दूं कि ये सिर्फ रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं ईयर सॉल्विंग कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे केबल इंडस्ट्री। केबल इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करता है? मीटर या तो किलोमीटर, मीटर या तो किलोमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे गैस, गैस हमेशा लीटर से मापा जाता है, यूनिट लीटर से मापा जाता है, गैस का यूनिट लीटर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 का देखेंगे। चलिए आइए नंबर 4 का देखेंगे। नंबर 4 का हम लोग यहां पे देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, फुल देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए एक मिनट दोस्तों, नंबर 4 में आ जाइए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31/3/2019। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 10 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल 31/3/19 यहां पे दिया हुआ है 5,50,000। कैश ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क दिया हुआ है 25,000 और कैश रिसीव्ड दिया हुआ है 5,31,250। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट मे बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा उसका वैल्यू निकालना है सबसे पहले, और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करके कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो आप लोग वर्किंग नोट पर आ जाइएगा। वर्किंग नोट में हमें सबसे पहले निकालना है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे करके निकाला जाता है? कैश रिसीव्ड बाय 100% माइनस रिटेंशन परसेंटेज। यहां पे देखिए कैश रिसीव्ड कितना है, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए कैश रिसीव्ड कितना है? 5,31,250। 5,31,250 कैश रिसीव्ड है।
100% माइनस रिटेंशन परसेंटेज कितना था, रिटेंशन परसेंटेज यहाँ पे देख लीजिए 15% लिखा हुआ है, 15% रिटेंशन मनी बीइंग 15%। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 5,31,250 बाई 100% माइनस 15% कर दिए तो ये हमारा निकला 6,25,000। तो इससे हमारा निकल गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का फॉर्मूला जल्दी से हमको बोलिए, कैश रिसीव्ड बाय 100% माइनस रिटेंशन परसेंटेज। इसी तरह मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी याद करवाऊंगा। आप लोग प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं ईयर सॉल्विंग कर सकूं और आप लोगों को गाइड कर सकूं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल प्रॉफिट, हम लोग अब सम्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को नेशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो नेशनल प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे कितना था, देखिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाले थे 6,25,000, 6,25,000 निकाले थे। इसमें हम लोगों को क्या ऐड कर देना है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना था, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क यहाँ पे 25,000 था। तो 25,000 को ऐड कर देंगे तो हमारा 6,50,000 निकल जाएगा ना। इसमें आप लोगों को लेस करना है टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेस करना है, जो कि 5,50,000 था। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा 5,50,000 था, उसको आप लोगों को यहाँ पे लेस करना है और जो हमारा निकलेगा नेशनल प्रॉफिट निकलेगा। नेशनल प्रॉफिट क्या निकलेगा, नेशनल प्रॉफिट। फटाफट से सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ताकि पता चले कि हम लोग सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग मेन पेपर कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल प्रॉफिट कैसे किए, वापस से रिवाइज करो ताकि ये एग्जाम्स में आएगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड सबसे पहले बिठाना है, ऐड करना है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसको ऐड करके यहाँ पे 6,50,000 हो जाएगा। लेस क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था, देख लो 5,50,000 था टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिया है सेकंड पॉइंट में। तो 5,50,000 लेस कर दोगे तो यहाँ पे नेशनल प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,00,000 का। नेशनल प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,00,000 का। इसके बाद देखो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे करके निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड कितना था, 6,25,000 पर, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना था, 25,000 पर, बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 10,00,000 का था सर, पूरा 10,00,000 का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 10,00,000 का था, देख लीजिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 10,00,000 का है सर। इंटू 100 कर देंगे, हमारा यहाँ पे 65% निकल जाएगा, 65% निकल जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। देखो ये रहा मेरा कैलकुलेटर और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे 6,25,000 था प्लस 25,000 बाई यहाँ पे 10,00,000, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो ये कितना निकला है, देखो 65 निकला है, 65% निकला है, 65%। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देख लो, 2/3 इंटू नेशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नेशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो 2/3 हमारा निकल गया। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000 का है। सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा हूं, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, एक्चुअली नेशनल प्रॉफिट। ठीक है, नेशनल प्रॉफिट हमारा हम लोग निकले थे 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 निकाले थे ना नेशनल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे करके आप लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। कैसे निकाल सकते हैं, 2/3 इंटू मतलब नेशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू 1,00,000 इंटू 5,31,250 है कि नहीं, देख लीजिए
5,31,250 यहाँ पे कैश रिसीव्ड है। वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे कितना है 6,25,000। अगर ये आप लोग कैलकुलेटर में फटाफट लिख लीजिए, मैं भी कर रहा हूं, देख लीजिए, कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। हम लोग पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं, बेहतर तरीके से पेपर सॉल्विंग करेंगे। 2/3 इंटू 1 लाख इंटू यहाँ पे 5,31,250 बाय 6,25,000 करेंगे तो निकल जाएगा 56,666.666 ऐसा करके निकल रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 56,666 ही ले लिए, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। चलिए नेक्स्ट हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ WIP भी बोला है, कैलकुलेशन ऑफ WIP भी बोला है, ठीक है। तो देख लीजिए बोला है कि नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस बोला है ना, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बोला है ना, बोला है। तो देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ WIP कैसे करके होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना 5,50,000 टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था 5,50,000। एड प्रॉफिट क्रेडिट टू PL अकाउंट, यहाँ पे 56,666 को ऐड करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को लेस करना है कैश रिसीव्ड 5,31,250। जो निकलेगा आपका वो है WIP। क्या है वो WIP, जो निकलेगा आपका वो क्या है WIP, ठीक है, समझे। वीडियो को पूरा देखो, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो क्या फायदा। वापस से बताता हूं कैलकुलेशन ऑफ WIP। सबसे पहले टोटल कॉस्ट को लेना, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5,50,000 ऐड करना, उसमें प्रॉफिट क्रेडिटेड टू PL अकाउंट, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू PL अकाउंट यहाँ पे 56,666 लेस करना कैश रिसीव्ड यहाँ पे 5,31,250। ये जो निकलेगा हमारा ये निकलेगा 75,416 WIP निकलेगा। फटाफट से कैलकुलेट करके चेक करो इसको। 5,50,000 प्लस 56,666 लेस कर देंगे इसमें 5,31,250, ये हमारा निकल गया 75,416 ठीक है। तुमको उल्टे दिख रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो सबसे अच्छा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस रोज लाता रहूं, रोज। और प्लीज किसी ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, ज्वाइन कर जाओ वहां पे और अपने डाउट्स को सॉल्व करो। सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत करना, डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे तुम अपने डाउट्स आपस में सॉल्व कर पाओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए हैं 3 का और वाला। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एंड ओवर absorption of factory overhead? State 2 methods of treatment of such under and over absorption in cost accounting. तो यहां पे देखिए over absorption क्या होता है, and over absorption occurs when overhead absorbed is more than the actual overhead incurred. जितना एक्चुअल इनकर हुआ होता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑकर व्हेन ओवरहेड एब्जॉर्ब इज लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि जितना इनकर होना चाहिए उससे कम ही इनकर होता है, उससे कम ही एब्जॉर्ब होता है, तो उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, carried to the next accounting year, adjusted to the overhead absorption rate with a supplementary rate। इसको थोड़ा सा elaborated way में आप लोग को लिखना है। बाकी ये आंसर भी अगर कोई लिख दिया ना 4 मार्क्स उसको मिल जाएगा, 3-4 मार्क्स उसको मिल जाएगा, तो ये आंसर्स भी आप लोग छाप सकते हैं। स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट उठाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए फटाफट से। ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ट्रीटमेंट सब बता दिए इसमें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चलती रहने चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट जो पेपर आएगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, हम लोग आज फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, 2019 का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक से किए होंगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लोग को पूछा हुआ है, ग्रुप बी करने वाला है, ग्रुप बी देख लो।
ये क्वेश्चन पेपर के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फटाफट से और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिससे आप लोग इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हो। ठीक है, इट डिटरमाइंस द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, कितना ऑर्डर साइज है, और उसको मैक्सिमाइज, उसको सॉरी दैट विल मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज एसेंशियल टू ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो हर समय आप लोग ये करेंगे, इन्वेंट्री को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करेंगे ताकि शेयर होल्डर लोगों का वेल्थ बढ़ पाए। ठीक है, वेल्थ बढ़ पाए। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप लोगों को ये पता होगा। EOQ इज ऑल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी भी उसको बोला जाता है, विच एक्सप्लेन हाउ मच क्वांटिटी has to be ordered at a time of optimize the cost of carrying and holding inventory। मतलब कितना आप लोगों को क्वांटिटी चाहिए ऑप्टिमाइज करने के लिए, कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा और होल्डिंग कॉस्ट कितना रहेगा, उसको अगर प्लस कर देंगे तो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन भी कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं पेपर को। ठीक है, तो इस तरह से प्यार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। अब 5 का बी करेंगे। देख लीजिए 5 का बी में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपोनेंट यूज्ड इन द फैक्ट्री। एनुअल यूसेज यहां पे दिया हुआ है 2000 यूनिट्स का, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है 400, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है 10%, कैलकुलेट EOQ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो ये दिया है EOQ कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे इवेलुएट द प्रोपोर्शन ऑफ बाइंग 1000 यूनिट। तो अब हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल है, √2AO बाई H। ए मतलब क्या हुआ? एनुअल डिमांड जो कि 2000 था। ओ मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जो कि 400 था। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हमारा 400 था। एच मतलब क्या? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो कि हमारा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कैसे करके निकालेंगे? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालने का यहाँ पे आपको परसेंटेज एक दे दिया हुआ है। देखिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू 10। तो आप लोग देखिए इस तरह से आप लोग निकालेंगे 10% ऑफ, ये 10% ऑफ, एक मिनट दोस्तों, ये 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट है। ये 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालेंगे तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आप लोग का निकल जाएगा 10। ठीक है, यही हम लोग ये निकाल दिए। इसके बाद हम लोग क्या किए? इसके बाद इसको फॉर्मूला में बिठा दिए। 2 इंटू ए क्या है? ए यहाँ पे 2000 है, और ओ क्या है? ओ मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर यहाँ पे 400 है इसका, बाई यहाँ पे 10। एच हमारा तो 10 निकला ना, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमारा 10 है, तो यहाँ पे ये आपका निकल चुका है 400 यूनिट। ठीक है, 400 यूनिट हमारा निकल चुका है। ओके, इसके लिए सबसे पहले आप लोग अब जो सेकंड वाला निकालने वाला है, सेकंड वाला हम लोग को क्या बोला हुआ है? सेकंड वाला बोला हुआ है क्या? इवेलुएट द प्रपोजल ऑफ बाइंग 1000 यूनिट इन ए लॉट ऑफ डिस्काउंट 2% इफ अवेलेबल इज अवेलेबल। ठीक है, 1000 यूनिट का प्रपोजल बाय करने के लिए बोला है 2% डिस्काउंट में। तो ये करने के लिए अभी हम लोगों को सबसे पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग वर्किंग नोट पहले करेंगे। व्हेन ऑर्डर साइज इज 400 यूनिट, व्हेन ऑर्डर साइज इज 400 यूनिट, तो 400 यूनिट का जब ऑर्डर साइज था तब क्या हम लोग करते थे नॉर्मली? इसको देखिए, यहाँ पे 400 यूनिट का ऑर्डर साइज था ना, EOQ तो इसीलिए निकाले ना 400 निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग करते थे तब 2000 बाई 400 इंटू 400, 2000 बाई 400 इंटू 400, जो कि हमारा निकलता था 2000। उसके बाद व्हेन ऑर्डर साइज इज 1000, जब ऑर्डर साइज 1000 में है, अब क्या करना है? 2000 बाई 1000 इंटू 400 इक्वल टू 800। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला अगर बनाया जाए तो फॉर्मूला आप लोगों को मतलब एनुअल डिमांड आप लोगों को तो लेना है, एनुअल डिमांड आप लोगों को लेना है। एनुअल डिमांड के बाद
आप लोगों को ऑर्डर साइज के लिए 400 यूनिट लेना है इंटू 400, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1000 यूनिट्स का जब था तो यहाँ पे एनुअल डिमांड बाय 1000 इंटू 400 करके आप लोगों को 800 यहाँ पे निकल रहा है, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग टोटल हैंडलिंग कॉस्ट निकालेंगे। टोटल हैंडलिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल हैंडलिंग कॉस्ट आप लोग देख लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग टोटल हैंडलिंग कॉस्ट निकाले हैं। व्हेन द साइज इज 400 यूनिट, जब 400 यूनिट का साइज था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू 400 इंटू 10, यहां पे आपका 2000 निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा? 2000 निकल जाएगा। टोटल हैंडलिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सिंपल, हम लोग 10 निकाले थे ना, 10 हमारा क्या है? कैरिंग कॉस्ट है ना 10। तो 1/2 इंटू 400 इंटू 10, ये 10 क्या निकला था हमारा? कैरिंग कॉस्ट निकाले थे ना हम लोग प्रीवियस में। सॉरी दोस्तों, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग करने लगा है अभी, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पे कितना निकाले थे? ये 100 का 10% निकाले थे, तो हमारा 10 निकल चुका था कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसी को तो लिखना है, यही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल हैंडलिंग कॉस्ट। टोटल हैंडलिंग कॉस्ट, अगर 400 यूनिट का टोटल हैंडलिंग कॉस्ट कितना होगा? 1/2 इंटू 400 इंटू 10, और यहाँ पे अगर यूनिट आपका 1000 है तो 1/2 इंटू 1000 इंटू 19.6, 19.6 कैसे निकला है? 20% ऑफ 100 माइनस 2, ये करके हम लोग 19.6 निकाले हैं, ठीक है। कैलकुलेट आप लोग कीजिए 20% ऑफ 100 माइनस 2। सबसे पहले तो कैरिंग कॉस्ट जो आपका 10 था ना, कैरिंग कॉस्ट का, ऑफ कोर्स कैरिंग कॉस्ट का आप लोग को 20% निकालना है इसमें। कैरिंग कॉस्ट का 20% निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट कितना था? 10 था। 10 का अगर आप लोग 20% निकालेंगे तो क्या कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। तो 2 निकलेगा, और अब इसका 100 माइनस 2 का यहाँ पे 20% निकालना है, तो इसका क्या निकल जाएगा? 19.6 निकल जाएगा। इससे हम लोग ये कैलकुलेशंस की 1/2 इंटू 1000 इंटू 19.6, अगर ये कैलकुलेशन किए तो हमारा निकला यहाँ पे 9600 हमारा निकल गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं तुमको सॉल्व करा सकूं सारा का सारा पेपर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ आइटम कितना है नॉर्मली? बताइए, कॉस्ट ऑफ आइटम कितना है? 2000 पूरा का पूरा ऑर्डर था यहाँ पे, इंटू 100, तो मतलब 400 यूनिट्स का इतना निकला, और 1000 यूनिट्स का भी सेम है। ट्रेड डिस्काउंट 2% किस में अवेलेबल था? ज्यादा लेने पर, तो ज्यादा हम लोग 1000 यूनिट्स ले रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे 4000 का अवेलेबल हो गया। इसको माइनस करके हम लोग लिख दिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, जो कि था 400 यूनिट का था 2000, और 1000 यूनिट का था 9600, और यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी था 400 यूनिट का यहाँ पे 2000, और 1000 का यहाँ पे था 800। तो इसको पूरा टोटल करके हम लोग निकाल लिए, इसको पूरा टोटल करके हम लोग अपना आंसर निकाल लिए यहाँ पे कि डिस्काउंट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब बताइए कि डिस्काउंट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 1000 यूनिट्स जो है 2,06,400 का है, और 400 यूनिट का 2,04,000 का है, तो हमें क्या डिस्काउंट में परचेज करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारा ही नुकसान है इसमें, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।